बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लोजर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। लेकिन इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि इस क्लोजर ऑफ रिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आप ग्रैब कर सकें। इन केस अगर आप तमाम वीडियोस को ना देखना चाहें तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस के नाम से हैं उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्लोजर ऑफ रिलेशन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन से लिए गए हैं, ताकि आप तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलें अपने इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है क्लोजर ऑफ रिलेशंस। बेसिकली जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसी सेट की, उस प्रॉपर्टी को रफली इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस नॉन एम्प्टी सेट से अगर कोई से दो एलिमेंट लिए जाएँ और उन दो एलिमेंट्स के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑपरेशन परफॉर्म की जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिशन परफॉर्म करता हूँ दो एलिमेंट्स में और उसका जो रिजल्टन है वो वापस उस सेट से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप सेट्स के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को पिक करें, उन पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें और उससे रिजल्टन को चेक करें कि क्या वो वापस उस रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो रफली इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशंस में क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह लगती है या क्लोजर ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। बहुत डिटेल से सारी बातें बता रहा हूँ, इसलिए इंट्रोडक्शन को मैंने आपके लिए लिख दिया है। सपोज़ कीजिए कि अ ट्रॉमा सेंटर नेटवर्क हैज़ अ डेटा सेंटर। सपोज़ कीजिए कि एक ट्रॉमा सेंटर है, कोई भी हो सकता है ट्रॉमा सेंटर। कराची में बहुत सारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं। तो उन ट्रॉमा सेंटर्स का जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है, कराची के डिफरेंट एरिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ कीजिए कि उनका डेटा सेंटर है, ठीक है जी। अ ट्रॉमा सेंटर नेटवर्क हैज़ अ डेटा सेंटर इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ कराची। फॉर एग्ज़ाम्पल DHA, जोहर, नाजिमाबाद, मज़िमाबाद, मलीर, सदर, गार्डन एंड कोरंगी। तो सपोज़ कीजिए कि जो भी हमारे पास ट्रॉमा सेंटर है, कोई भी आप सपोज़ कर लें, उन ट्रॉमा सेंटर्स के जो डेटा सेंटर्स हैं सपोज़ कीजिए कि वो इन जगहों पर हैं। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल का एक पर्पस तो ये है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि क्लोजर ऑफ रिलेशन का टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं या उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, तो ज़रा आपकी बेस बन जाएगी इसमें, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, आपको उसकी पीछे की नॉलेज भी समझ आनी चाहिए। तो आपने ये सपोज़ किया कि जो ट्रॉमा सेंटर का नेटवर्क है उसके जो डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं वो कराची के इन प्लेसेस के ऊपर हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया। तो है क्या, देर आर अ डायरेक्ट वन वे टेलीफोन लाइन फ्रॉम DHA टू जोहर, फ्रॉम जोहर टू कोरंगी, फ्रॉम जोहर टू कोरंगी और एंड फ्रॉम जोहर टू नाजिमाबाद एंड फ्रॉम सदर टू नाजिमाबाद। तो सपोज़ कीजिए कि उन डेटा सेंटर्स का आपस का जो कनेक्शन है वो कुछ डायरेक्ट फ़ोन लाइन के थ्रू है, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर इनका जो DHA में जो डेटा सेंटर है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है जोहर के साथ, जो DHA का सेंटर है वो कोरंगी के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, या जो जोहर का डेटा सेंटर है वो कोरंगी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल जोहर टू नाजिमाबाद या सदर टू नाजिमाबाद जो है वो इनके डायरेक्ट कनेक्शन हैं। अब यहाँ तक आपको ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। यानी इसका मतलब ये है कि मैं जो रिलेशन R डिफ़ाइन कर रहा हूँ, R बी द रिलेशन कंटेनिंग A, B, जो A, B पर मुश्तमिल है, ये आपको ये बताती है कि इस रिलेशन R के अंदर क्या कुछ हो सकता है इफ़ देयर इज़ अ टेलीफोन लाइन फ्रॉम डेटा सेंटर इज़ इन A टू द इन B। तो ये आपको बताता है कि ये के दो डेटा सेंटर के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली आपका सेट R कंटेन करता है, ठीक है जी। यानी सेट R में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट R के अंदर A, B है और A, B क्या है, A, B हैं बेसिकली आपके दो सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर A और सेंटर B। इन दोनों डेटा सेंटर के दरमियान जो है वो टेलीफोन लाइन कनेक्शन है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि A से B तक जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और ये भी तो पॉसिबल है कि एक इनडायरेक्ट कनेक्शन भी स्टेबल हो सकता है, या हो सकता है या हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। यानी रिलेशन R सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को डिफ़ाइन कर रहा है, रिलेशन R वो ये कह रहा है कि दो सेंटर्स के दरमियान रिलेशन है। अब प्रॉब्लम के अंदर तो डायरेक्ट कनेक्शन की बात की गई है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन भी पॉसिबल है। सो हाउ कैन वी डिटरमिन इफ़ देयर इज़ सम पॉसिबली इनडायरेक्ट लिंक कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टेलीफोन लाइन फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, क्या हर सेंटर के दरमियान जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन के साथ साथ क्या पॉसिबली इनडायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
अब ये लिंक हमें कंपोज करना होगा, जो क्या करता है, लिंक कंपोज ऑफ वन और मोर टेलीफोन लाइन फ्रॉम वन और मोर और अनदर सेंटर। अभी मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। बिकॉज नॉट ऑल द लिंक्स आर डायरेक्ट, ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम लिंक जो है वो डायरेक्ट हो, क्योंकि ये तो आपको बताता है कि दो सेंटर के दरमियान जो है वो जो लिंक है वो है आपका रिलेशन आर। लेकिन अब ये जो दो लिंक के दरमियान लिंक है, क्या वो हमेशा डायरेक्ट होगा? नहीं भाई, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सच दैट ऑल द लिंक फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल DHA टू कोरंगी दैट गोज़ थ्रू जोहर आर। अब ये जो ऊपर मैंने बात की है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि बात आपको समझ आ जाए। बात ये हो रही है कि ऊपर आपसे स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखिएगा, वो आपसे कहते हैं कि सपोज़ कीजिए कि DHA से जोहर के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसी तरीक़े से DHA का कोरंगी से एक डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। इसी तरीक़े से एक डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है आपका जोहर टू कोरंगी। ठीक है जी, आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके रिलेशन को देख लीजिएगा। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि जोहर टू नाज़िमाबाद एक डायरेक्ट लाइन का कनेक्शन है, और इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि ये जो है वो एक सदर से जो है वो एक नाज़िमाबाद का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास मौजूद है। यानी ये डिफरेंट ट्रॉमा सेंटर्स हैं कराची के, और ये डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं, और सपोज़ ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, क्या मुझे जो है वो DHA से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोरंगी का डायरेक्ट लाइन है, तो आप नोट करें कि हम जो है वो कोरंगी के थ्रू कनेक्ट करने के लिए एक इनडायरेक्ट पाथ भी तो यूज़ कर सकते हैं, यानी हम DHA टू जोहर टू कोरंगी भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप नोट करें तो ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर ए है, और ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर ए है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर ए, ये भी, यानी सेंटर ए और सेंटर बी के दरमियान ये भी रिलेशन है, बट ये रिलेशन एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने कुछ डायरेक्ट कनेक्शंस बनाए हैं, इनको भी इनडायरेक्टली पॉसिबल है। तो यहाँ पर तो सारे इनडायरेक्ट रिलेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं किए गए। ठीक है जी तो ये आपको बात समझ आ रही होगी। तो क्लोजर ऑफ रिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये आपको मेरा ख्याल है कि ये सीन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है, और फॉर एग्जांपल किसी दो डेटा सेंटर के दरमियान एक इनडायरेक्ट कनेक्शन भी स्टेबल किया जा सकता है, और अगर वो है तो बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन चूँकि ये तमाम के तमाम डेटा सेंटर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको भी स्टेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गार्डन का इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, फिर जोहर का इसके साथ हो सकता है। तो इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक भी पॉसिबल है। यानी कुछ तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं, लेकिन कुछ जो है वो हम बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी का इसमें क्या लिंक है, हम वापस अपने जो है वो सिनेरियो की तरफ चलते हैं। ये हमने बहुत बात की थी कि, हाँ जी, ये हमने यहाँ तक बात की थी फॉर एग्जांपल कि अगर आप DHA से कोरंगी की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट गोज़ थ्रू दी जोहर के थ्रू हो सकते हैं। देन आर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू आंसर दिस। जो आर रिलेशन है वो बेसिकली इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इन दिस लैंग्वेज ऑफ अ रिलेशन आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो होता है, याद रखना है आपने, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एक ट्रांजिटिव जो होता है वो फॉर एग्जांपल कहता है कि A से B जा सकते हैं, B से A जा सकते हैं। तो ट्रांजिटिव कहते हैं कि A to C, यानी एक इनडायरेक्ट पाथ भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन बिल्कुल ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, और हम इसको ट्रांजिटिव बना सकते हैं। सो इट डज़ नॉट कंटेन ऑल द पेयर्स दैट कैन बी लिंक्ड। यकीनन जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो तमाम जो पेयर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। सो वी कैन फाइंड ऑल द पेयर ऑफ डेटा सेंटर दैट हैव अ लिंक बाय कंस्ट्रक्टेड अ ट्रांजिटिव रिलेशन S कंटेनिंग R। ये सारी बातें मैं भी आपको डिटेल से बताता हूँ। सच दैट S इज़ द सबसेट ऑफ एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन कंटेनिंग R। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि इनका कोई इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि आर तो तमाम डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो रिलेशन की लैंग्वेज में इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर ये आर ट्रांजिटिव नहीं है तो हम आर को ट्रांजिटिव बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आर को ट्रांजिटिव बनाने का अमल है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्ड पेयर्स को मुझे ऐड करना होगा। ठीक है जी, तो इसको इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लोजर। तो यहाँ पर क्या होता है, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रिलेशन S, हमें एक रिलेशन S करना होगा दैट कंटेन R, जिसके अंदर जो ऑलरेडी आपका रिलेशन है वो कंटेन करता होगा। सच दैट S इज़ द सबसेट ऑफ एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन कंटेनिंग R। हो सकता है ये पॉइंट अभी आपके समझ ना आए, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक रिलेशन है, अगर आप चाहें तो इससे एक रिलेशन लिखें, तो इस रिलेशन के अंदर जो है वो तमाम पॉसिबल पेयर्स नहीं हैं, यानी तमाम ट्रांजिटिव कनेक्शंस नहीं हैं यहाँ पर ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे तमाम के तमाम ट्रांजिटिव कनेक्शंस चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि उस सेट के अंदर मुझे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करना होगा, राइट। तो वो जो सब सेट है S, वो जो आपके पास सब सेट है, पहली बात ये कि उसमें जो कुछ आपके पास पहले से एग्जिस्ट है, फॉर एग्जांपल जो रिलेशन है वो भी होंगे,
और दूसरा जो रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रिलेशन, वो भी उसके अंदर मौजूद होंगे। तो एक्चुअली वो सेट आपके पास एस होता है और वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो है वो आर भी कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस रिलेशन को फॉर एग्जांपल आर क्रॉस आर करूँ तो बेतहाशा रिलेशंस बन जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें से वो रिलेशन चूज़ करें जो आपके पास तमाम की तमाम को ट्रांजिटिव कर रही हो, तो वो बेसिकली आपके पास एस वाली रिलेशन होगी। तो एस जो होती है वो जितनी भी रिलेशन इससे लिखी जा सकती हैं, इसकी स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। दैट कंटेन आर, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। तो बेसिकली जो हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो ट्रांजिटिव के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों है, अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो भी आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं ज़रा जल्दी से रिकॉल कर दूं। बेसिकली बात ये हो रही है यहाँ पर कि आपके पास जो है वो कुछ डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट लिंक हो सकते हैं। जब भी इनडायरेक्ट लिंक की बात करें तो फ़ौरन जहन में ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट आपके आना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि दो ट्रॉमा सेंटर्स के दो डेटा सेंटर के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, बट हम ये कह रहे हैं कि कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। तो अगर इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है या नहीं है, तो हमें वो इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो स्टेबल करना होता है, ठीक है। तो हम अभी जो है वो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ तो आपको ट्रांजिटिविटी मिलती है, बट और किसी जगह पर ट्रांजिटिविटी नहीं मिलती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि तमाम जगहों पर ट्रांजिटिविटी कैसे आ सकती है। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कोरंगी से कराची पे ऐड करूँ और जौहर से गार्डन करूँ, तो यहाँ पर भी एक मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एस कैसा सेट होगा, एस एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो भी मौजूद होगा। इसके अलावा इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए जिन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ऐड करेंगे या जिन एजेस को हम ऐड करेंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट सबसेट होगा, इस पूरे रिलेशन का एक ऐसा स्मॉलेस्ट सबसेट होगा जिसके अंदर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर, राइट। तो अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको और समझ आ जाएगा। अब ज़रा ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स कितने होते हैं। कंसीडर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक सेट है आपके पास जिसके ऊपर एक रिलेशन आर को कंसिडर करें आप, ठीक है जी। सपोज दैट आर डज नॉट पोजेस द डिज़ायर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी डिज़ायर प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल वो सिमेट्रिक नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा कि एक रिलेशन आर स्टेबल किया सेट ए के ऊपर, और हमने कहा कि वो हमारी या तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या वो ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब जो भी हमारी डिज़ायर प्रॉपर्टी उसको होल्ड नहीं करता। तो हमें क्या करना होगा, वी विल एड एज फ्यू न्यू पेयर्स एज पॉसिबल टू रिलेशन आर टू गेट अ रिलेशन दैट डज नॉट हैव डिज़ायर प्रॉपर्टी। तो उस रिलेशन को उस डिज़ायर प्रॉपर्टी में लाने के लिए ऑफ कोर्स हमें कुछ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स को, न्यू पेयर्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये जो न्यू पेयर्स को ऐड कर कर हम एक नया रिलेशन डेवलप करते हैं, बेसिकली वो रिलेशन जो है वो क्लोजर रिलेशन कहलाता है, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा फॉर्मली ये जो एक डेफिनेशन है ज़रा इसको देखिए। ये होता क्या है, द स्मॉलेस्ट रिलेशन एस। ये मैं भी आपको और डिटेल से समझाता हूँ कि हम इसे स्मॉलेस्ट रिलेशन एस क्यों कह रहे हैं। ऑन ए होता है दैट कंटेन्स आर एंड डिज़ायर प्रॉपर्टी पी, ठीक है जी, इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ अ रिलेशन आर दैट डिज़ायर प्रॉपर्टी। ये जो रिलेशन, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हैं जब अब हम उसका अगर हम एक सेट बनाए तो वो सेट बेसिकली कौन सा होगा, एस होगा, ठीक है जी। और ये क्या होगा, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, ठीक है जी। और ये और इसकी खसूसियत क्या होगी, ऑन ए दैट कंटेन्स आर। इसकी खसूसियत ये होगी कि ये आर को अपने अंदर कंटेन करता है। एंड द डिज़ायर प्रॉपर्टी पी, और इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। इसके अंदर एक तो आर आपके पास अवेलेबल होगा और दूसरी एक जो है वो आपके पास जो डिज़ायर प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। तो इस कॉल्ड क्लोजर ऑफ अ रिलेशन आर, तो इस को हम क्या कहेंगे, क्लोजर ऑफ अ रिलेशन विद द डिज़ायर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि हम कितनी तरह के हमारे पास जो है वो रिलेशंस होते हैं, तो बारी बारी इनको समझते हैं। सपोज़ कीजिए जो पहला हमारे पास क्लोजर रिलेशन है उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ठीक है जी। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम ज़रा रिफ्लेक्सिव क्लोजर को डिफ़ाइन करें। तो वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन चूंकि बातों को बहुत डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं आपके, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। कंसिडर अ रिलेशन आर
एक रिलेशन आप आर कंसिडर करते हैं किसके ऊपर, ऑन अ सेट ए, ठीक है जी, सेट ए के ऊपर आपने एक रिलेशन आर को डिफाइन किया। तो वो जो रिलेशन है, रिलेशन जिसे वहाँ पर हमने एस कहा था, यहाँ पर हम उसका नया नाम रख रहे हैं आर एफ, ठीक है जी। द रिलेशन आर एफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ठीक है जी। तो ये रिलेशन जो आर एफ है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। और इसमें क्या खुसूसियत होगी क्लोजर आर, इफ आर एफ इज द स्मॉलेस्ट, और ऑफ कोर्स वो होगा, इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग आर, कंटेनिंग आर। अब ये बात आपको मैं ज़रा समझाता हूँ। और हैविंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आप कैसे लिखते हैं ये भी आपको बताते हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा डेफिनेशन को फिर से। हम कहते हैं कि कंसीडर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए पर एक रिलेशन आर को आप डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन आर एफ जो है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर, यानी इस रिलेशन आर का वो रिफ्लेक्सिव क्लोजर होता है इफ़ वो कहते हैं कि आर एफ इज़ द स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग आर। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिलेशन होना चाहिए जो दो चीज़ों को कंटेन करें। एक तो जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो उसके अंदर होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो ऑर्डर पेयर मिसिंग है वो ऑर्डर पेयर उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है जी। तो वो आपके पास एक स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा। स्मॉलेस्ट इसलिए कहा जाता है कि सपोज़ कीजिए कि एक सेट है आपके पास 1 2 3 एंड 4, राइट। तो अगर आपसे कहूँ, एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक सेट है आपके पास और वो है आपके पास 1 2 3 एंड 4, और आप अगर ए क्रॉस ए फाइंड आउट करें तो ए क्रॉस ए में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके अंदर वो होंगे 16, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 पावर 16, यानी इसके 2 पावर 16 सबसेट्स बन सकते हैं या 2 पावर 16 बाइनरी रिलेशंस बन सकती हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल बाइनरी रिलेशन आप लिखिए जिसके अंदर जो है वो आर भी मौजूद हो, और हमारी जो डिज़ायर प्रॉपर्टी है एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स भी हों जो आपको जो है वो इसको क्या करता हो, सॉरी, ये एक डिज़ायर प्रॉपर्टी एस भी हो या पी, मैंने मेरे ख्याल कहा था, इसमें वो डिज़ायर प्रॉपर्टी पी भी होनी चाहिए, आर भी होना चाहिए और पी भी होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इस वो ये क्लोजर बन जाए, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स के इसके अंदर 2 पावर 16 के अंदर तो और बहुत सारे बड़े बड़े सेट्स पॉसिबल होंगे, लेकिन ये वो ऐसा यूनिक सेट होगा, आपके पास यूनिक रिलेशन होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जिसके अंदर आर मौजूद होगा और जिसके अंदर पी, ये सिंपल यूनिक होगा। तो इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट कहते हैं, क्योंकि इससे बड़े बड़े और रिलेशंस यहाँ पर पॉसिबल होंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल चूँकि इसकी मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़ ना करें इन फ्यूचर, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो कंफ्यूज ना करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर एफ़ कैसे बना सकता हूँ मैं। तो आर एफ़ को बनाने का तरीका ये है कि आपके पास जो रिलेशन आर है वो होना चाहिए, फिर आप यूनियन ले लें किसके साथ, डेल्टा के साथ, ठीक है जी। अब ये डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वेयर डेल्टा इज़ द डायगोनल रिलेशन, ठीक है। अब ये बात समझनी है तो ज़रा समझ लें। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आर जो हमारे पास है वो तो हमने लिखना ही लिखना है, दूसरा उसका यूनियन निकालना है डायगोनल। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3, उसमें 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है। तो इस डायगोनल एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट होंगे, 3 3 होंगे, क्योंकि अगर हम 3 3 और इन सब का अगर हम यूनियन ले लेंगे तो उसमें 1 1, इस आर एफ के अंदर 1 1 2 2 3 3 सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर को बताएगा आपको, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर को बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर में बेसिकली यूनियन सेट लेना होता है आपने डेल के साथ, और ये डेल क्या चीज़ है, डायगोनल एलिमेंट है। अगर ये पॉइंट अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो उसी पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये एग्जांपल हमें समझ में आ जाए। सपोज़ कीजिए कि एग्जांपल नंबर 1, कंसिडर
relation R, consider a relation R on a set A. सेट A है आपके पास 7, 8 and 9। हम बहुत टाइम से जो है वो 1, 2, 3 ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम ज़रा सेट को अपने चेंज कर लेते हैं और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफाइंड बाय R को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, R को हम डिफ़ाइन करते हैं 7, 8। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशन है 7, 8, 7, 9, 8, 8 एंड 9, 7। ठीक है जी। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें यहाँ पर मालूम करना है फाइंड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर, फाइंड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो हमें यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत सिंपल हो गया आपके पास। तो ये जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर है बेसिकली ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है कंटेनिंग R और इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड आउट करना है, ये बेसिकली रिलेशन होता है R और डेल का। तो अब आपके पास एक तो ये कि R जो मौजूद है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 7, 8, 7, 9 एंड देन 8, 8 एंड 9, 7। ठीक है जी। और फिर आपने इसका यूनियन लेना है। अब यहाँ पर वो डेल कौन सा एलिमेंट होंगे, डेल आपको बताया था डेल होते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ज़रा इस प्रॉपर्टी में चेक करें कि आपके पास चूँकि सेट के अंदर 7, 7, 8, 8, 9, 9, 7, 8, 9 है, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 8, 8 तो अवेलेबल है, ना तो 7, 7 अवेलेबल है, ना 9, 9 अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेल सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होंगे, 7, 7 होने चाहिए और यहाँ पर 9, 9 होना चाहिए, राइट। तो अगर आप इन सब को कंबाइन करके लिखना चाहें, जो मैं अभी तो मैंने आपको बता दिया है, मैं हमेशा इसको कंबाइन कर ही लिखूँगा। और जिस सीक्वेंस में आप लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर कंबाइन कर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 7, 8, 7, 9, 8, 8, 9, 7, 7, 7, 9, 9। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो है रिजल्टन आ जाएगा आपके पास, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। और अगर आप नोट करें जो जितने भी रिलेशन हैं ये इन सब से स्मॉलेस्ट होगा, ये सब में स्मॉलेस्ट होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप नोट करें तो इसके अंदर ये रिलेशन, ये जो मैं जिनको पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे 7, 9, 8, 8 और 9, 7, अगर आप नोट करें तो ये चीज़ कंटेन करती है इसके अंदर, R इसमें कंटेन करता है। सेकंड, इसमें वो भी एलिमेंट आपके पास डायगोनल लगा दें तो इसका मतलब है कि इसमें वो प्रॉपर्टी भी कंटेन करती है आपके पास, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर में आता है। तो बेसिकली ये आपके पास जो होगा वो क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन containing R having reflexive property। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ज़रा जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं और एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। टाइम कम है हमारे पास, काम काफ़ी करना है हमने। कहते हैं व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ द रिलेशन। मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये मैंने एक टेबुलर यानी सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म लिखी है आपके लिए, a लेस देन b, राइट, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी। तो आपसे कहते हैं कि ये रिलेशन R आपने लिखना है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है जी। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो आपसे ये कहते हैं कि इस रिलेशन R के अंदर सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं जिनका A पार्ट जो है वो लेस देन हो B के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऑफ कोर्स वो पार्ट होंगे जिसमें X पार्ट जो है वो B पार्ट से लेस होना चाहिए। ठीक है जी, सिर्फ वो ऑर्डर पेयर्स आ सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 आ सकते हैं? ऑफ कोर्स वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में आपको कहा गया है कि इस रिलेशन में सिर्फ लेस देन वाले एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर।
रिफ्लेक्सिव क्लोजर बेसिकली रिलेशन आर और डेल का यूनियन होता है। एक तो ये कि हम आर को तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो मैं सेट बिल्टन नोटेशन है, इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। फिर मैंने यूनियन बनाया। अब यहाँ पर मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो तमाम के तमाम एलिमेंट चाहिए जो ए कॉमा ए के साथ हो, सच दैट मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो बिलोंग करता है जी के साथ, ठीक है जी। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए, इसका मतलब है ए जी, यानी तमाम एलिमेंट जो होगा उसका मुझे सेल्फ लूप यानी सेल्फ पेयरिंग मुझे चाहिए होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर बताता है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पेयरिंग मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि अगर इस सेट के साथ तमाम सेल्फ पेयर जो करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर पेयर कर लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने बात की रिफ्लेक्सिव क्लोजर की। इसी तरीके से जो सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर। अब डेफिनेशन तो चूँकि आपने पढ़ ली है तो बिल्कुल सेम ही तरह की डेफिनेशन होती है, लेकिन चूँकि मैं लेक्चर को डिटेल से बता रहा हूँ तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है जी। और हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन कौन सा, अब ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसको आर एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमेट्रिक क्लोजर को इज कॉल्ड द सिमेट्रिक क्लोजर। इसको हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक क्लोजर कह रहे हैं। किसका, ऑफ कोर्स जो रिलेशन हमारे पास आर गिवन है उसका। इफ, बात फिर वही है इसके अंदर भी, इफ आर एस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। तो ये आर एस जो है वो यकीनन वो स्मॉलेस्ट होगा, एक स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा आपके पास, ये रिलेशन कंटेनिंग आर। अभी हम आगे चलकर हम देखेंगे कि हम ग्राफ के थ्रू भी ये बात कर सकते हैं। हैविंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये रिलेशन जो आर एस है आपके पास, ये ज़रूरी है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करे। और अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि मैं इस रिलेशन को डिफ़ाइन कैसे कर सकता हूँ, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। फॉर एग्जांपल अगर ए बी है तो बी ए बी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो द रिलेशन ये जो आर एस है आपके पास, उसको आप कैसे लिखने वाले हैं, एक तो इसमें आर इंक्लूड होगा, ठीक है जी, ये तो आपने जहन में बिठा लिया। दूसरा आपने इसका यूनियन लेना होगा, किसके साथ, आपने इसके सिमेट्रिक पेयर के साथ, और वो सिमेट्रिक पेयर आपको आर इनवर्स से मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो जो आर आपके पास मौजूद है वो तो एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा जो पेयर्स के सिमेट्रिक नहीं है उनका आपने सिमेट्रिक ऐड करनी होगी और उसका यूनियन लेना होगा। अब ये जो आपके पास निकल कर आएगा ये ऑफ कोर्स इज़ द smallest symmetric relation containing R, smallest symmetric relation containing R, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गई सिमेट्रिक क्लोजर। कि सिमेट्रिक क्लोजर होने के लिए R का यूनियन लेना होगा R इनवर्स के साथ, ठीक है जी। ज़रा अब हम एक एग्जांपल पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। सपोज़ कीजिए कि एग्जांपल नंबर 3, नंबरिंग अगर इन केस मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है। सपोज़ कीजिए कि एक रिलेशन है, कंसिडर द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें मैं नंबर ले रहा हूँ 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। और मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डिफाइंड बाय रिलेशन आर, हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सपोज़ कीजिए कि ये रिलेशन है 4 5 5 5 6 6 7 7 4
एंड 7,7। ठीक है जी, ये रिलेशन R है। आपने क्या करना है, फाइंड सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ R। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो ठीक है, बट अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने ऐड करने हैं जो उसको सिमेट्रिक बनाए। अब फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 एंड 7 सेट ए है आपके पास, तो इसका मतलब है कि इसको सिमेट्रिक होने के लिए जो भी आपके पास R है उसके जो इन्वर्स हैं वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। मिसाल के तौर पर 4, 5 है तो 5, 4 नहीं है इसके अंदर, 5, 5 है, चूँकि सेल्फ सिमेट्री होता है, ये ओके हो गया। 5, 6 है बट 6, 5 नहीं है, 6, 7 है बस 7, 6 नहीं है, 7, 4 है बट 4, 7 नहीं है, और 7, 7 है आपके पास, तो 7, 7 ये सेल्फ सिमेट्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सिमेट्रिक क्लोजर है, ये सिमेट्रिक क्लोजर आपको पहले बताया कि R यूनियन R इन्वर्स के बराबर होता है। कि R तो आप इसके अंदर एज इट इज़ ऐड कर लें जो आपके पास गिवन है, 4, 5, 5, 5, इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी है। 5, 6, 6, 7, 7, 4, 7, 7। अब इसमें वो पेयर्स ऐड कर लें जो सिमेट्रिक होते हैं। जो 4, 5 है तो उसके अंदर सिमेट्री होने के लिए 5, 4 भी होना चाहिए। 5, 5 का कोई मसला नहीं है, 6, 5 होना चाहिए यहाँ पर। 6, 7 है, यहाँ पर 7, 6 होना चाहिए, और 7, 4 है तो यहाँ पर 7, 4, 7 भी होना चाहिए, और 7, 7 का कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन मैंने आपको लिखा है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक क्लोजर कहलाता है। ठीक है जी, बहुत क्विकली हम एक और एग्ज़ाम्पल को आपके सामने डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 4 होगी। सपोज़ कीजिए कि व्हाट इज़ द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ अ रिलेशन R, और मैं R को डिफ़ाइन करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल A, B सच दैट A ग्रेटर देन B। ठीक है जी, ऑन दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिससे इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है। ये रिलेशन आपको एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर जो A है वो ग्रेटर देन होना चाहिए B से, यानी तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का जो X पार्ट है वो B पार्ट से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब आप बताएं कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है कि अगर आपने सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड आउट करना है तो ये R का यूनियन लिखना होगा किसके साथ, R इन्वर्स के साथ। अब R आपके पास तो गिवन है क्या, A, B सच दैट A ग्रेटर देन B। ठीक है जी, अब इसके इन्वर्स का क्या मतलब होगा, इसके इन्वर्स का मतलब ये होगा आपके पास कि आप इसको इन्वर्स कर लीजिए, सिंपल। तो इसका यूनियन हो जाएगा, और इसका इन्वर्स का मतलब हो जाएगा कि B, A भी आपके पास होना चाहिए सच दैट A ग्रेटर देन B। ठीक है जी, तो इसमें आप जो है उसको आपने रिवर्स कर लिया, यानी यहाँ पर A, B है और A ग्रेटर देन B है, तो आपने वो तमाम एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड कर लिए हैं जहाँ पर B जो है वो लेस हो जाएगा और A जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है जी, या तो आप इसको रिवर्स कर लें या इस साइन को चेंज कर लें, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस सेट के बराबर होगा, तो ऑफ कोर्स कि ये इस सेट के बराबर होगा जिसके अंदर A, B वाले सारे एलिमेंट्स होंगे सच दैट A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है जी, तो A B के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है आपके पास, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। तो ये आपका हो गया है रिक्वायर्ड सिमेट्रिक क्लोजर। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर मैंने दो क्लोजर प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत लीस्ट यूज़ होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ज़रा जल्दी से हम रिवाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हमने आपके सामने आज डिस्कस किया है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्ट के साथ कुछ इनडायरेक्ट रिलेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने कि आपको एग्जांपल दी। तो वो तमाम के तमाम रिलेशंस को प्रेजेंट करने के लिए आपको जो है वो रिफ्लेक्सिव क्लोजर प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर किसी रिलेशन के अंदर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सिविटी, या तो ट्रांजिटिव और
जो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ न्यू ऑर्डर पेयर्स को ऐड करते हैं। उस न्यू ऑर्डर पेयर्स को जो हम ऐड करते हैं उससे हमारे पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिलेशन बन जाता है कि उस रिलेशन के अंदर आर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी गिवन होता है, और सेकंड हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, कोई भी हो सकती है, वो भी इसके अंदर होल्ड करती है। तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आज हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव क्लोजर, जिसको हम लिखते हैं आर एफ इज इक्वल्स टू आर यूनियन डेल्टा, और हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक क्लोजर, इसको हम करते हैं आर एस इज इक्वल्स टू आर यूनियन आर इनवर्स। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जिसमें मैं ट्रांजिटिव क्लोजर की बात करूँगा और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।